देखिए, स्वादि संधि के अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्य किए थे, जिसमें विशेष बातें ये आई थी कि जब हम वाक्य संस्कार पक्ष में सस जुसोरु इत्यादि इस सूत्र से स को र में परिवर्तन करते हैं, तो इस र के जगह पर अलग अलग कार्य होते हैं। कहीं हम र को विसर्ग में बदलते हैं, विसर्ग को फिर हम स में बदलते हैं, कहीं र को ही हम य में बदल देते हैं, उस य का लोप करते हैं, कहीं र को ऊ में बदलते हैं, कहीं हम उस र का लोप ही कर देते हैं। तो इस तरह से वाक्य संस्कार पक्ष में स्वादि संधि, इसका नाम ही है कि सु को लेकर के जो संधि करेगा आदि पद से, उसमें अपेक्षित जो भी चीज़ें होगी, तो सु को मान करके सु के स्थान में जो परिवर्तन करेंगे, उस परिवर्तन के कारण हम इसको स्वादि संधि कहते हैं। तुम्हारा एक प्रश्न आ रहा है, उसको प्रश्न को रखो, प्रौढ़ मनोरमा में करेंगे, वो सामान्य प्रश्न है, मैं समझ लिया हूँ, तो वो कोई बात नहीं है, 1 मिनट की बात है, बता देंगे, अभी प्रसंग छूटेगा। तो उस स्थिति में र का जब हम विशेष परिवर्तन करते हैं तो कहीं र को ऊ में बदलते हैं। तो हमने देखा कि भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी, इस सूत्र के द्वारा र को य में बदला और य को फिर हमने लोप किया। इस तरह से व्याकरण में संधि करते समय में विभिन्न वर्णों में विभिन्न परिवर्तन हम करते हैं। तो जैसे मनस रथा था, तो मनस रथा में स को र कर दिया, र को हसीचा से हमने ऊ कर दिया, ऊ का गुण करके ओ बना करके मनोरथ शब्द बन गया, मनोहर शब्द बन गया, इत्यादि प्रयोग की सिद्धि होती है। तो अब इसी तरह से एक प्रश्न आता है कि जैसे मनर आगे रथा है, उसी तरह से प्रयोग है पुनर आगे रमते। पुनर आगे रमते, पुनर के बाद में रमते शब्द है। तो एक नियम यहाँ आता है कि भाई रोरी सूत्र है कि र के बाद यदि र हो तो पूर्व र का लोप होता है। र के बाद यदि र हो तो पूर्व र का लोप होता है। और एक सूत्र आया है हसीचा, जो हसीचा सूत्र कहा कि हस प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो र के स्थान में ऊ होता है। और ये उदाहरण मनोरथ प्रयोग बनाते समय में हम लोग चर्चा करते हैं कि जब मनर आगे रथा है तो मनर आगे रथा में रोरी सूत्र से र का लोप भी प्राप्त होता है और हसीचा सूत्र से र को ऊ भी प्राप्त होता है। क्या काम करें? तो वहाँ हमने तय किया था कि रोरी जो सूत्र है ये असिद्ध हो जाता है और असिद्ध हो करके यहाँ प्रवृत्त नहीं होता और हसीचा सूत्र से ऊ हो करके गुण कर लेते हैं, मनोरथा प्रयोग बनता है। ये असिद्धत्व की बात हमने बहुत विस्तार से पहले की थी। तो कुल मिला करके एक सूत्र रोरी भी जो था वो र का लोप भी करता है। तो अब स्थिति ये आई कि प्रश्न बना कि मनर आगे रथा है, तो पुनर आगे रमते हैं। तो पुनर आगे रमते हैं, तो यहाँ पर में फिर रोरी सूत्र की भी प्रवृत्ति है कि रोरी सूत्र कहेगा कि र का लोप करेंगे। और आपने पहले उदाहरण में रोरी सूत्र को असिद्ध किया था, असिद्ध करके हसीचा लगाया था। तो क्या हसीचा से हम यहाँ ऊ करें
या रोरी से र का लोप ही होगा, क्योंकि ऊपर में आप र का रोरी सूत्र को असिद्ध कर दिया था हसीचा की दृष्टि में, क्योंकि हसीचा सूत्र सपाद सप्ताध्यायी का है और रोरी सूत्र त्रिपादी का है। तो सपाद सप्ताध्यायी सूत्र के नज़र में त्रिपादी सूत्र असिद्ध होता है, तो आपने रोरी सूत्र को असिद्ध करके हसीचा सूत्र को लगा दिया था। तो हसीचा सूत्र काम कर गया, मनोरथा मनोहर इत्यादि प्रयोग बन गया था। अब जब ये बात हो गई तो ऐसी स्थिति में पुनर्आगे रमते हैं, क्या यहाँ हसीचा सूत्र से र को ऊ हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो चूंकि आप लोग वहाँ से जवाब दे नहीं सकते, लेकिन मैं चर्चा इसलिए किया कि आप लोगों को कुछ ध्यान है कि नहीं। बार बार मैं निर्देश कर रहा था कि ध्यान में रखिएगा कि हसीचा सूत्र से ऊ वही होता है जहाँ स के जगह रू का विधान किया गया हो। तो हसीचा जो सूत्र करेगा उसके पीछे शर्त है, एक तो अपलूत अ बाद में हो और रू वाला र हो। रू वाला र हो माने स को जहाँ ससजुसो रू सूत्र से रू करेंगे उस रू का र हो, उसी को ऊ करेगा हस परे रहने पर। इसका मतलब जो स्वतंत्र र है कहीं, वहाँ हसीचा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो पुनर आगे रमते जो है, यहाँ पुनर जो है ये अव्यय है और इसमें पहले से र है, ये सस जुसो रू वाला र नहीं है। इसीलिए यहाँ हसीचा की प्रवृत्ति नहीं होती है, और चूँकि हसीचा प्रवृत्त नहीं हुआ तो असिद्ध की बात ही नहीं हुई। असिद्ध की बात नहीं होने के कारण रोरी सूत्र से यहाँ र का लोप हम कर देते हैं। तो जब र का लोप कर देते हैं तो स्थिति बनी पू न और रमते। इस स्थिति में यहाँ पर में पुनः रमते ये प्रयोग हमको बनाना है। तो स्थिति तो थी पुनर और रमते, र का लोप कर दिए तो पुनः रमते प्रयोग बनना चाहिए, जबकि क्या बनता प्रयोग? पुनः रमते। आप लोग पढ़े होंगे सईश दास रथी रामः, दास रथी में दीर्घ होकर के फिर रामः प्रयोग है, जबकि दास रथी में ये प्रत्यय है तो छोटी ही होनी चाहिए। तो दास रथी ही विसर्ग का लोप करके दास रथी प्रयोग होना चाहिए, लेकिन प्रयोग क्या करते हैं? दास रथी रामः। तो ये दीर्घ प्रयोग देखा जाता है। तो ये दीर्घ प्रयोग कैसे हुआ, इसी को बताने के लिए ये नियम अपन पढ़े हैं सिद्धांत कौमुदी में। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। तो पूर्वस्य अणः, पूर्व का जो अण, अण माने अण प्रत्याहार, पूर्व का जो अणः, अणः जो है ये ध्यान दीजिए अण प्रत्याहार है। तो पूर्वस्य अणः, पूर्व का जो अण अर्थात पहले का जो अण, अण प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार जो है सब जगह व्याकरण में पूर्व नकार से ही लेते हैं, केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को छोड़कर, क्योंकि सवर्णी का ग्रहण जहाँ कराना होगा तो सवर्णी को ग्रहण कराने वाला जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र है, केवल इसी सूत्र में अण प्रत्याहार लण के नकार से हम बनाते हैं। बाकी व्याकरण में कहीं भी अण प्रत्याहार बनेगा तो सब जगह पूर्व वर्ण से ही बनेगा। तो हमेशा अण प्रत्याहार में 3 ही वर्ण आएंगे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी कभी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को छोड़ करके व्याकरण में कभी भी अण की बात आएगी तो वहाँ 3 वर्ण लिए जाएंगे।
अण पद की शक्ति अ ई उ इसी 3 वर्ण में निहित है। वहाँ क्यों नहीं किए? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में क्यों नहीं पूर्व नकार से लिए? तो वो एक अलग प्रश्न है कि वहाँ यदि लेते तो पूर्व वर्ण का जो सवर्णी है अण, यदि पूर्व से लेते तो अण प्रत्याहार में अ ई उ ये जो 3 वर्ण हैं, इस 3 वर्ण के दीर्घ आदि वर्णों का ग्रहण हो जाता। लेकिन री, री, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि जो 12 प्रकार के 18 प्रकार के एकार आदि है, उसके सवर्णी का ग्रहण नहीं हो पाता। इसीलिए सवर्ण के साथ में उसके एक वर्ण से उसके सवर्णी का भी ग्रहण हमको सब जगह कराना है, तो वहाँ पर नकार तक जाना पड़ा। तो कहा पर वहाँ पर नकार तक क्यों के अच ही तो लेना है सवर्णी का, तो अयुज के च तक बना लेते। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के बदले अजुदित सवर्ण से चा प्रत्यय हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, केवल ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर नकार से है। और लन तक इसलिए जाना पड़ा कि आप लोग पढ़े हो अनुनासिका अनुनासिक भेदेना यबला नाम द्विधा, य व लो के भी 2 भेद होते हैं अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से। ऐसी स्थिति में यदि हम अच तक ही जाते तो य व लो के जो अनुनासिक अननुनासिक के भेद से अलग अलग बोध होता है, उसका ग्रहण नहीं होता। तो उन वर्णों के ग्रहण के लिए भी हमको वहाँ जाना पड़ा लन तक। तो व्याकरण में जहाँ सवर्णी का ग्रहण बोध होता है, वहीं पर में केवल अण बाद तक के प्रत्याहार से लन सूत्र के नकार से हम बनाते हैं। बाकी जहाँ वर्ण का ग्रहण करना होगा सामान्य रूप से, वहाँ अण प्रत्याहार का मतलब हमेशा समझिए 3 ही वर्ण। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं उरन रपरह, ऊहु अण रपरह, री के जगह अण होता है, तो री का मतलब के स्थान पर अण जो होगा तो वो 3 ही वर्ण होगा, या अ होता है या ई होता है या उ होता है। इसी तरह से यहाँ ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो नः, इस सूत्र में भी अण है, तो ये अण भी पूर्व नकार से ही लिया जाएगा, तो 3 ही वर्ण का ग्रहण होगा और वो होगा अ ई ओ। तो पूर्व अण को दीर्घ होता है, तो पूर्व अण का मतलब समझ लीजिए पूर्व वाले अ ई उ को दीर्घ होगा। अब किसके पूर्व में रहने पर किस पूर्व वाले को दीर्घ होगा, तो यह किससे पूर्व हो इसको बताने के लिए सूत्र में कहा ढ्र लोपे। ढ्र का, तो ढ का लोप हुआ है जहाँ पर, र का लोप हुआ है जहाँ पर, तो ढ्र में 2 चीज़ें हैं, एक ढ और एक र। तो ध्यान लीजिए ढ्र लोपे में कभी भी हम व्यंजन वर्ण का ग्रहण करते हैं तो व्यंजन वर्ण मात्र ही लिया जाता है, स्वर नहीं लिया जाता है। उसमें स्वर तो केवल उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम इसमें ध र में अ लगा कर के नहीं बोलते तो उच्चारण नहीं हो पाता। इसीलिए ढ्र लोपे में यहाँ जो अ है ये केवल उच्चारण मात्र के लिए ही समझिए। इसीलिए उच्चारण यदि ऐसा नहीं करते तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर बच्चों, जैसे इको यणच सूत्र से इक के स्थान में यण करते हो, तो ई के स्थान पर यण का मतलब है विशुद्ध य व्यंजन वर्ण स्वर से रहित। अन्यथा अच विशिष्ट यदि ले लोगे तो ई के जगह य कर दोगे, तो य के बाद आगे अपी होने पर यदि अपी में य में अ पूरे हो जाने के कारण यद्यापि होता, तो कहीं ऐसा न ले लो। इसीलिए हम तो माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ में ही हम कि नहीं हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, हैवरट इत्यादि सूत्र में अकार का केवल प्रयोग उच्चारण मात्र के लिए है। इसीलिए
उच्चारणार्थक ही है। तो यहाँ भी ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो न इस सूत्र में ढ और र ये स्वतंत्र व्यंजन वर्ण हैं और इस स्वतंत्र व्यंजन वर्ण का ही प्रयोग होगा। तो ढ च रश्च इति ढ्रौ तौ लोपयतीति ढ्रलोपः, इन दोनों का जहाँ लोप हो का लोप कर रहा है, ये जो है ये क्या होगा, ढ्रलोप। तो जहाँ ढ का लोप हो चुका हो, र का लोप हो चुका हो, उससे पूर्व जो अण होगा उस अण को दीर्घ करेंगे। तो ये अर्थ कहाँ से आएगा, तो ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो न में ढ और र जो है इसके साथ में जो लोपे शब्द दे दिया है, ये लोपे शब्द ही ये सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए कारण निमित्त अर्थ में सप्तमी है। तो अर्थात जहाँ निमित्त परे रहने पर ढ का लोप हो चुका है, जहाँ निमित्त परे रहने पर र का लोप हो चुका है। अब ध्यान देना, रोरी सूत्र के द्वारा र का लोप हुआ है, र बाद में रहने पर, तो र निमित्त बाद में था, इसीलिए उस पूर्व वाले र का लोप हो जाता है। ढोढे लोपः सूत्र है जो ढ बाद में रहने पर पूर्व ढ का लोप करता है। तो एक जगह भी ढ के पूर्व ढ को लोप करने में निमित्त ढ ही है, र को लोप करने में निमित्त र ही होता है। इसीलिए कहा कि ढ और र इसका निमित्तक, इसका लोप जो हुआ है, यह निमित्त वाला ढ लोप र लोप जहाँ है उससे पूर्व को दीर्घ कर रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि निमित्त शब्द पे आना है, क्योंकि हमको अर्थ में परिवर्तन करना है। तो ये सूत्र सीधा सीधा ये कहा कि जहाँ ढ का निमित्त रहते हुए लोप हुआ हो, ऐसे ढ लोप निमित्त जोड़ना। केवल ये नहीं कह रहा हूँ ढ लोप होने पर, र लोप होने पर, बार बार इसको क्लियर करने के कारण यहीं मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये अर्थ कभी मत करना केवल कि ढ लोप होने पर, र लोप होने पर, अर्थात ये पूरा अर्थ करना है कि ढ लोप निमित्त है जहाँ पर, तो जहाँ ढ का लोप निमित्त होने पर ढ का लोप हुआ हो, जहाँ र के लोप निमित्त रहने पर र का लोप हुआ हो, ऐसे स्थान में पूर्व अण को दीर्घ करते हैं। जैसे हमारी स्थिति क्या थी, पुनर्आगे रमते, तो पुनर्आगे रमते में रोरी सूत्र से र का लोप हुआ किए हैं। क्यों किए हैं, आगे र निमित्त पर में है इसलिए। तो रमते में जो र है वो निमित्त वाला र है, उस निमित्त वाले र के रहने पर जो आपका लोप हुआ है पुनर का र, वो ये जो लोप वाला लोप हुआ है ये निमित्त वाले र के रहने पर, विद्यमान रहने पर र का लोप है। ऐसा लोप हमको चाहिए, तो ये लोप हमको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं हम, उस रेप से पूर्व पून में जो अ है उसको दीर्घ करके हम पुना रमते ये प्रयोग बना लेते हैं। इसी तरह से ह री र आगे रम्य है, रोरी से फिर र का लोप कर दिए, र का लोप करने के बाद हम ई को दीर्घ कर देते हैं, तो ह री रम्य बन गया, क्योंकि वहाँ भी र लोप निमित्त है बाद में। इसी तरह से शंभु राजते, तो शंभुस आगे राजते है, शंभु र आगे राजते, इस पूर्व र का लोप कर दिए, उत्तर वाला निमित्त र पर में है ही राजते, पूर्व को दीर्घ करके हम क्या बना देते हैं, शंभु राजते, ये प्रयोग हमारा बन जाता है। अब पंक्ति के पहले सारांश ही समझाना उचित लगता है। हमने ये इसलिए बाद में कहा कि देखो कि ढ लोप निमित्त है जहाँ पर, र लोप निमित्त है जहाँ पर, वहीं लोप करेगा। यदि इस सूत्र का परीक्षा के लिए प्रश्न पूछना है या उसको प्रश्नों के रूप में समझना है
कि इस सूत्र का यदि आप यही अर्थ कर लेते, ढ लोप होने पर, र लोप होने पर पूर्व अण को दीर्घ होता है, तो यहाँ भी र लोप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो दीर्घ हो ही जाता, पुनरारंभते प्रयोग बन ही जाता है। बात समझ में आ रही बात कि नहीं? हमने क्या अर्थ किया कि र का जो लोप हुआ है उसका निमित्त रहना चाहिए। र लोप का निमित्त जहाँ बाद में होगा, ऐसा जो र, उस र से का जो लोप हुआ है उससे पूर्व अण को दीर्घ करेगा। माने बाद में विद्यमान होना चाहिए निमित्त वाला ढ और निमित्त वाला र। समझ आ रही बात की नहीं? अन्यथा यदि हम केवल ये कहते मात्र कि ढ लोप होने पर, र लोप होने पर पूर्व अण को दीर्घ होता है, यदि ऐसा ही अर्थ करते तो महान समस्या होती। हम बोलते हैं चकार, तो चकार बोलते हो, क्री धातु से लिट लकार का प्रयोग बनाते हो, तो क्री को कर बना देते हो, तो कर कर अ, क कर अ। तो जब हम अभ्यास संज्ञा हलादि शेष करते हैं तो क कर अ को सो से पूर्व क को च कर देते हैं, तो च कर अ है कि नहीं है? तो यहाँ भी र का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है? कर में र हटा है, तो हटा है जब, तो उस र लोप से पूर्व अण कौन है? क का अ, च का अ, चचार प्रयोग बनाने में, तो उस क को भी दीर्घ हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ऐसी स्थिति में जो हमारा चकार रूप बनता है वो चाकार बनता। ऐसे बहुत ऐसे उदाहरण होते जहाँ पर में र का लोप हुआ है। अन्य ही चीज़ समझो, उदाहरण के लिए हम अनियर प्रत्यय करते हैं, अनियर प्रत्यय का शेष क्या बचता है? अनीय। अनीय जब बचता है तो यहाँ र का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है? र का लोप हुआ है। तो यदि सूत्र का अर्थ केवल इतना ही करोगे कि र के लोप होने पर पूर्व अण को दीर्घ होता है, तो अनियर में र का लोप हुआ है, उससे पूर्व अण कौन हो गया? अनीय में, य में उसको क्या करोगे? दीर्घ। तो अब अनीय के बदले में क्या बोलो? अनिया बोलो। तो यहाँ दीर्घ क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि ये सूत्र र के लोप होने पर पूर्व अण को दीर्घ नहीं करता, मात्र र के लोप होने पर र लोप का निमित्त बाद में होना चाहिए। तो यहाँ र लोप निमित्त नहीं है कोई बाद में, अनियर में। अवगतम? तो इसीलिए इस सूत्र का ये अर्थ करना बहुत जरूरी है कि र लोप निमित्त बाद में जब हो, ऐसा जो र का लोप होने पर पूर्व, ये अर्थ इसलिए आवश्यक है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस तरह से र लोप और ढ लोप जहाँ होता है उसको हम पूर्व अण को दीर्घ करते हैं। ये प्रश्न हो करके, तो अब अण का तीनों का उदाहरण आपको दे दिया कि अण प्रत्याहार में तीन ही वर्ण होते हैं। तो एक उदाहरण दे दिया आपको, कौन? पुनरारंभते, जहाँ अ को आपने दीर्घ किया। इसके बाद में ई को दीर्घ का उदाहरण दे दिया रम्य, और ऊ का उदाहरण दे दिया क्या? आपका शंभु राजते। ये तीनों प्रयोग अण प्रत्याहार में चूंकि तीन ही वर्ण आते हैं, इन तीनों को दिखा करके आपको बता दिया। अब सामान्य रूप से प्रश्न उठा कि इस सूत्र में आपने ये क्यों कहा कि पूर्व अण को ही दीर्घ हो? यदि केवल इतना ही सूत्र बना लेते कि र लोप होने पर, ढ लोप होने पर पूर्व को दीर्घ हो, तो पूर्व को दीर्घ हो यदि इतना ही कहते, तो बाद में कोई भी होता, चाहे वो अण हो, चाहे अण से बाहर वर्ण हो, सभी को दीर्घ होने लगता। अब जब सभी को दीर्घ होने लगता तो हम प्रयोग बनाते हैं त्रिढ़ बृढ़। तो त्रिढ़ बृढ़ इत्यादि प्रयोग में त्रि जो है, यहाँ त्रि है। अब इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो त्रि धातु से एक त प्रत्यय करके, एक त प्रत्यय के त जो त शेष बचा है, त के स्थान पे ध, ह के स्थान पे ध, फिर त के स्थान पर, ध के स्थान पर मूर्धन्य आदेश, हो ढ से ढ का आदेश, ढोढे लोपा से एक ढ का लोप। तो ढ का लोप हो चुका है पूर्व में,
तो तल लोप निमित्त है त्रिढ, उससे पहले ह के स्थान में जो ढ हुआ है उसको हम कर देते हैं लोप और बाद वाले के साथ में मिल जाता है। तो त्रिढ में इसी तरह से वृढ़ में अब यहाँ ढ लोप हुआ है और उसके पूर्व में वर्ण कौन है? री। इस री वर्ण को भी दीर्घ होने लग जाता, लेकिन हमने नियम लगा दिया कि नहीं, ध लोप होने पर भी र लोप होने पर भी पूर्व अण को ही दीर्घ होगा। तो अण प्रत्याहार में अब री का पाठ नहीं है, इसीलिए त्रिढ़ में वृढ़ में कभी भी हम दीर्घ नहीं करते हैं। ये जो मूल बातें हैं, उसी मूल बात को जब आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसके कुछ उदाहरण में बताने के लिए, उदाहरण की संगति के लिए प्रौढ़ मनोरमा की कुछ पंक्ति है, तो वो जो चीज़ें हैं वो अपने आप समझ में आ जाएगा, जब तक कि हमको ये पूरा सूत्र का जो अर्थ और उसकी संगति नहीं आती। इसीलिए ये बताना जरूरी था। अब जब यहाँ तक की बात हो गई है तो इस सूत्र की पंक्ति में, प्रौढ़ मनोरमा में, वहाँ कुछ प्रश्न उठाया है कि त्रिढ़ और वृढ़ तो आपने अण प्रत्याहार का के ग्रहण का परिणाम बताया है कि अण ग्रहण करने से त्रिढ़ और वृढ़ में दीर्घ नहीं होता है। यद्यपि यहाँ ढ का लोप हुआ है, ढ लोप निमित्तक पूर्व अण है, लेकिन ये अण प्रत्याहार से बहिर्भूत होने के कारण यहाँ दीर्घ हम नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ दीर्घ की स्थिति नहीं बन रही है। अण ग्रहण के अभाव में ऐसे प्रयोग में भी दीर्घ होने लग जाता है। यहाँ इस त्रिढ़ वृढ़ इस शब्द की सिद्धि में कुछ बातें थी जिसको प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति में उठाया। उस बात को चर्चा के लिए कि चूँकि प्रौढ़ मनोरमा है सिलेबस, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अब यहाँ जो मूल में कहा त्रिढ़ वृढ़ इति, तो इसमें चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न किया कि आपने कहा कि त्रिह धातु से एक त प्रत्यय का जो त बचा है, तो यहाँ त्रिह त है। अब जब त्रिह त है तो त जो है त प्रत्यय, इसकी आर्धधातुक संज्ञा होगी, क्योंकि सूत्र है हमारा कौन? आर्धधातुकम शेषः। तिंग सित से भिन्न प्रत्यय की आर्धधातुक संज्ञा होती है, तो तिंग सित से भिन्न प्रत्यय एक त प्रत्यय है। इस प्रत्यय की जब आर्धधातुक संज्ञा होगी, तो आर्धधातुक संज्ञा होने के कारण हमारे पास एक सूत्र है आर्धधातुक सेड बलादे। आर्धधातुक सेड बलादे सूत्र कहता है कि आर्धधातुक संज्ञक प्रत्यय बाद में हो, बल प्रत्यय का प्रत्याहार का वर्ण यदि आदि में हो, तो इट का आगम होता है। तो जो आप यहाँ त्रिढ़ त्रिह इस अवस्था में जो आपने त किया, या वृढ़ इस प्रयोग को बनाने के लिए जो व्रीह के बाद में त किया, ऐसी स्थिति में आर्धधातुक सेड बलादे सूत्र से यहाँ इट का आगम हो जाएगा। और इट का जब आगम हो गया बीच में, तो आपको न तो झसस्थथोर्धोधा से झसंत होने से त को ध हो पाएगा, कोई भी त्रिढ़ प्रयोग नहीं बनेगा। तो आखिर त्रिढ़ वृढ़ में आर्धधातुक निमित्तक जो इट का आगम है, वो इट का आगम क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए क्या कहते हैं कि नहीं, एक नियम है, एक सूत्र है, यस्य विभाषा। यस्य विभाषा, इस सूत्र से हम क्या करते हैं कि इट निषेध होना चाहिए हो जाता है। समझे कि नहीं? क्योंकि इस यस्य विभाषा सूत्र से क्या हो जाता है, इट का निषेध हो जाता है। अब यदि कोई पूछे कि यस्य विभाषा इस सूत्र से इट का निषेध क्यों होता है, कहाँ होता है, तो उसके लिए कहते हैं प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति, उदित्वेन वेटकत्वात् यस्य विभाषा इति निष्ठायाम नेट। उदित्वेन मैंने उदित का मतलब हो गया उकार है इत संज्ञक जिसमें,
उसे कहते हैं उदित। उकार है इत संज्ञक जहाँ पर, उसे कहते हैं उदित। तो उदित्वेन माने उकार की, उत का मतलब तपरकरण है, उकार की इत संज्ञा हो जाने के कारण उदित धातु होने से वेटकत्वात् विकल्प से जहाँ इट प्राप्त होता है वहाँ यस्य विभाषा सूत्र से निषेध हो जाता है। मतलब यहाँ त्रिहु धातु है, यहाँ ब्रीहु धातु है, तो त्रिहु में उकार की इत संज्ञा होती है। उकार की इत संज्ञा होने से जो त्रिहु धातु का बचा है तिह, ब्रीहु धातु से बचा हुआ है जो व्रीह, ये उदित है। और उदित जब होता है तो ऐसे उदित धातु से, उदित होने के कारण स्वरित सूयति धूय दितो वा, इस सूत्र से स्वरित धातु से, उदित धातु से विकल्प से इट का आगम होता है। तो जब इट का आगम होगा तो ऐसी स्थिति में यदि स्वरित सूयत धुई दितो वा, इस सूत्र से इट का आगम जो होता है वो निष्ठा में प्रत्यय पर में रहता है, तो उस निष्ठा प्रत्यय के इट को निषेध कर देता है यस्य विभाषा सूत्र। तो स्वरित सुयित धुई दितो वा, इस सूत्र से जो विकल्प से जो प्राप्त इट था, यहाँ चूंकि इक्त प्रत्यय जो है ये निष्ठा प्रत्यय है, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय, क्योंकि पढ़े होगे इक्तवतु निष्ठा, इक्त और इक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। तो ऐसे इक्त प्रत्यांत इक्तवतु प्रत्यांत अर्थात निष्ठा संज्ञक प्रत्यांत होने पर, प्रत्यय होने पर निषेध हो जाता है यश विभाषा से। इसीलिए यहाँ पर में निष्ठा वाला प्रत्यय होने के कारण इट का निषेध हो गया। इसीलिए इट का आगम नहीं होने कर तृढ़ और बृढ़ ये सारा प्रयोग बन गया। इसीलिए इस प्रयोग के बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो यहाँ अण का उदाहरण प्रत्युदाहरण के रूप में उपस्थापित किया, यह प्रत्युदाहरण बिल्कुल ठीक है। ये भट्टोजी दीक्षित स्वयं किसी के आशंका पर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रौढ़ मनोरमा में इसका निराकरण करते हैं। कुछ लोगों ने कहा फिर क्या हुआ, निषेध हो गया, फिर निषेध जब हुआ तो इट हुआ नहीं, तो फिर जो जो काम करते हो ह के स्थान में ढ कर देते हैं, झसो स्तुर धो दो से ध कर देते हैं, ध को स्तुत्व कर देते हैं, स्तुत्व होने के बाद ढोढ़े लोपा से उसका लोप हो जाता है, त्रिढ़ बृढ़ मिल जाता है। अब यहाँ किसी ने क्या किया, अण के प्रत्युदाहरण के रूप में दृढ़ प्रयोग दिया है। दृढ़ प्रयोग किसी ने दिया है, अपना तो प्रयोग क्या है दृढ़ बृढ़, किसी ने अर्थात हरदत्त आदि ने इसका प्रयोग प्रत्युदाहरण के रूप में दृढ़ प्रयोग दिया है। कहा कि अण का प्रत्युदाहरण है दृढ़ आदि में पूर्व वर्ण को दीर्घ न हो जाए। तो जिस किसी ने दृढ़ प्रयोग दिया है उसके लिए कहते हैं कि उनका यह प्रत्युदाहरण देना ठीक नहीं है। कहा क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि यदि दृढ़ शब्द इसी तरह से जैसे त्रिढ़ बृढ़ प्रयोग बनता है उसी तरह से धातु से त प्रत्यय करके ढोढ़े लोपा से ढ का लोप करके बनता, तब तो ये उदाहरण अच्छा था। लेकिन त्रिढ़ बृढ़ ये तो प्रयोग इस तरीके से बनता है, लेकिन दृढ़ ये प्रयोग ऐसे ढोढ़ा लोपा से लोप आदि करके नहीं बनता है। और यदि इसको किसी अन्य प्रक्रिया से बनाते हैं तो वो उचित नहीं है। कहा कैसे बनता है, तो यह निपातन से बनता है। निपातन से बनता है तो एक नियम है आपका दृढ़ स्थूल वलयोः। दृढ़ स्थूल वलयोः सूत्र में दृढ़ शब्द को निपातन से सिद्ध किया है। इसीलिए जहाँ निपातन के द्वारा दृढ़ शब्द बना है वहाँ ढोढ़े लोपा का प्रसंग नहीं है, और ऐसे प्रसंग नहीं होने के कारण
उसको यहाँ प्रत्युदाहरण नहीं बनाया जा सकता। इसी बात को पंक्ति में लिख रहे हैं, यत्तु जो लोग प्राचीन लोग उदाहृतम दृढ़ इति, जिन लोगों ने अन का प्रत्युदाहरण के रूप में दृढ़ दिया, तन्न वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है भैया? क्योंकि तत्र ढलोपस्यैव अभावात्, वहाँ तो ढलोप हुआ ही नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि ढलोप जहाँ हुआ हो तन्निमित्तक जो है पूर्व अन उसी को दीर्घ होगा। तो कहा ढलोप का अभाव क्यों है भैया यहाँ? तो तथा ही दृढ़ स्थूल वलयोः इति सूत्रेण दृंघेर नकार हकारयोर्लोपः तकारस्य ढत्वं च निपात्यते। क्यों कि वहाँ जो दृंघ धातु है, दृंघ अनुस्वार, उससे जो इक्त प्रत्यय करते हैं, तो यहाँ दृंग अनुस्वार घटित ह इक्त, तो इन तीनों में दृंग में जो अनुस्वार रूप नकार है और ह है, इस ह का लोप होता है। दृंग में निपातन से ही अनुस्वार का और हकार का लोप होता है। और तकारस्य च धत्वम निपात्यते, और प्रत्यय वाला जो त बचा उसी त के स्थान पर डायरेक्ट ढ का निपातन कर लेते हैं। तो निपातन के द्वारा बना हुआ यह दृढ़ शब्द है, यहाँ ढ का लोप नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसी जगह प्रत्युदाहरण में दृढ़ शब्द को हम नहीं रख सकते हैं। तो उसी बात को लिखते हैं, तथा ही दृढ़ स्थूल बलयोः इति सूत्रेण दृंघेर्नकार हकारयोर्लोपः तकारस्य ढत्वं च निपात्यते तस्मात्। अब कहते हैं, फिर कहते हैं एक बात बताएं, आपने जो यहाँ न का जो लोप किया है, तो नत्वस्य असिद्ध कांडस् ढत्वस्य इह प्रवृत्तिर्न। अब कहते हैं एक चीज बताइए, एक चीज ये बीच में बात रही कि यहाँ जो आपने जो नत्व है, ये नत्व सिद्धस्य कांड है। तो नत्व को ऐसे मत पढ़ लेना, नत्व इसको यहाँ करना है कि इसी तरह से सिद्ध होगा जिस तरह से मैंने बनाया है। अनुस्वार का लोप, हकार का लोप, त के स्थान में ढ निपातन से, ये तीन काम निपातन से किया है। कहा क्यों ऐसे किए? तो आपकी तरह जो पहले से हम यदि अनुस्वार वो करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो वो सिद्ध नहीं हो सकता यहाँ, इसीलिए हमको निपातन करना पड़ा। कहा क्यों नहीं सिद्ध होगा? क्योंकि यहाँ जब आप अनुस्वार करोगे, अनुस्वार का लोप होगा, एक तो प्रत्यय होने के कारण अनुनासिक वर्ण है, तो अनुनासिक वर्ण का लोप होगा। तो वह जो अनुनासिक वर्ण का जो लोप है वह असिद्ध हो जाएगा। इसीलिए उसके इस असिद्ध होने के कारण तो न तु, उसी बात को लिखता है, न तु असिद्ध कांडस्थ धत्वस्य यह, जो असिद्ध के कांड में धत्व है, माने ढ करने वाला जो सूत्र है वो त्रिपादी का है। तो त्रिपादी को जो ढत्व करने वाला जो सूत्र है, कौन सा सूत्र? होढ़ा, जो ढत्व करेगा, यह होढ़ा सूत्र त्रिपादी के होने के कारण, उसकी असिद्धि हो जाने के कारण यहाँ उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि दादेर धातुर्घ इति सूत्रेण तस्य बाधात्, दादेर धातुर्घ इस सूत्र की नज़र में ढोल या ढत्व करने वाला जो सूत्र है ये असिद्ध हो जाएगा। इस तरह से पूर्व रूप की तरह इसकी सिद्धि हम नहीं कर सकते हैं। तो जितना सारा कुछ प्रयास किया, उन सारे प्रयासों को निरर्थक बता करके और कहा कि दृढ़ यह प्रत्युदाहरण देना यहाँ ठीक नहीं है। तो ये ही केवल छोटी सी मोटी बातें थी कि इसका उदाहरण, एक तो त्रिढ़ वृढ़ में इट का आगम क्यों नहीं होता, निषेध कैसे होता है, और यहाँ इस सूत्र का अर्थ क्यों नहीं होता, इस सूत्र से दीर्घ क्यों नहीं करते। तो जवाब हमारा क्या है कि यहाँ ढोढ़े लोप से ढ लोप होने पर भी
सूत्र में अण ग्रहण करने के कारण यहाँ दीर्घ नहीं होता। और वहाँ जो है सब जगह पर में हम नियम कर चुके हैं कि पूर्व अण का दीर्घ वहीं होगा जहाँ र लोप और ढ लोप निमित्त होता हो। इस तरह से सूत्र को ध्यान में रखते हुए ये प्रौढ़ मनोरमा की मूल पंक्ति बताई। हालांकि यहाँ कुछ और शंका समाधान किया, लेकिन अंत में यही हुआ कि दृढ़ प्रयोग उचित नहीं है। अवगतम, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझ लेंगे। तो विशेष रूप से हमें ढलोपे पूर्वस्य दीर्घ होना सूत्र के अर्थ के बारे में अच्छी तरह से बताना था, उदाहरण के बारे में बताना था, और प्रौढ़ मनोरमा में जो मूल पंक्ति बताई कि यहाँ त्रिढ़ वृढ़ में ईट का आगम क्यों नहीं हुआ, यह उदाहरण कैसे बना, या दृढ़ यह प्रत्युदाहरण कैसे दिया, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है। तो इसी के साथ आज का जो यह प्रसंग है, यह प्रसंग पूर्ण होता है और प्रौढ़ मनोरमा का ये सारा का सारा प्रसंग आप लोगों का संपन्न होता है। चूँकि प्रौढ़ मनोरमा में जितना भी आपका सिलेबस था, ये परीक्षार्थियों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी आरपीएससी से एग्ज़ाम देने वाले थे, उसके प्रौढ़ मनोरमा की जितनी भी पंक्ति थी सूत्र में आपके सिलेबस में, उन सूत्रों के साथ, उन पंक्तियों के साथ आपका प्रौढ़ मनोरमा का सिलेबस संपन्न होता है। अब इसमें हमारे जो छात्र हैं, जिसको यूनिवर्सिटी में हल संधि तक तो लगभग पढ़ा दिया गया था, विसर्ग संधि से रह गया था, जिसका पाठ हमने यहाँ कर दिया, तो विसर्ग और स्वादि संधि भी पूरा हो करके उसका पाठ भी पूरा हो रहा है। लेकिन हल संधि में यदि इस छात्र की कुछ इच्छा होती है, हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों की 1-2 सूत्र की, तो वो प्रौढ़ मनोरमा का हल संधि का 1-2 सूत्र उदाहरण मैं प्रौढ़ मनोरमा में पढ़ाऊँगा। तो इसके बाद ही, अभी तो आप लोगों का प्रतियोगी परीक्षा वालों का समास प्रकरण का चल ही रहा है, तो ये सब संपन्न जब हो जाएगा तो दोनों क्लासें ख़त्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी की, फिर हम अपने परीक्षार्थी ही रहेंगे, फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रौढ़ मनोरमा में, मुझे लगता है कि आप लोग चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी आदत पड़ गई है कुछ पढ़ने की, प्रौढ़ मनोरमा समझने की भी। तो प्रौढ़ मनोरमा में हल संधि प्रकरण जो है, उसमें 2-3 सूत्र मुझे केवल बताने हैं, और जो आपके संधि में, हल संधि में भी काम आएगा सूत्रार्थ की दृष्टि से। तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी यदि आप लोग रहेंगे तो अच्छी बात है, और हमारा छात्र भी ये नहीं कहेगा कि गुरुजी हमारा हल संधि का कोई सूत्र रह गया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रौढ़ मनोरमा को, आपका सिलेबस तो समाप्त हो गया, यदि आप न भी आएंगे तब भी हमारा चलेगा काम, क्योंकि अब हमारा जो हल संधि प्रकरण का है, आप लोगों का जो था वो हो चुका, हल संधि का काम बच्चों का जो रह गया है, तो मैं समझता हूँ वो भी पूरा हो जाए, तो 1-2 दिन उसमें लगेगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सभी भी आए प्रौढ़ मनोरमा में 1-2 दिन, तो और भी अच्छा रहेगा। तो उसके साथ में हम देखेंगे, और समास के बाद ये दोनों कक्षाएं हमारी पूरी हो जाएगी, फिर अपना नया सब्जेक्ट है, आप लोगों की पसंद से जो चाहेंगे उसी को हम प्रारंभ करेंगे। तो इसी के साथ हम आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अब आप लोग एक बार पूरे प्रौढ़ मनोरमा को, किताब पढ़ो या न पढ़ो, लेकिन यूट्यूब पे और जो आपके पास में सामग्री है उसको बार बार सुनना ज़रूर। सुनने मात्र से बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना भूल गया कि कल अपनी कक्षा का हम विराम रखेंगे, कि लगातार चल रहा है, तो कल आप लोग कुछ बीच में आप लोगों के लिए कुछ प्रक्रिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी आप लोगों को कुछ निर्देश के लिए चर्चा करें। तो कल की कक्षा का हम विश्राम रखेंगे, परसों से हम फिर मिलेंगे, और हो सकता है कि कल मैं कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं प्रौढ़ मनोरमा का जो हल संधि प्रकरण है उसकी कुछ चर्चा कर सकता हूँ। तो इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग, जब मैं ऑनलाइन हूँ तो उपस्थित हो जाइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर परसों से अपना यथावत चलेगा। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बहुत